महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता हमारे देश भारत में हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर काफ़ी वाद विवाद भी किए जाते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी क्या हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा पर किसी प्रकार के कड़े कानून बने हैं? वेल हेलो, दिस इज सपना छेत्री एंड यू आर वाचिंग द स्टोरी पैक। आज हम ऐसी ही एक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ हो रहे न्याय और अन्याय को लेकर एक बड़ी बात सामने रखी है। आज हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो केस की। जी हाँ, बिल्किस बानो, जिनके साथ 2002 में गैंग रेप अटेम्प्ट किया गया और इसके साथ ही उनके बहनें और उनके बच्चे को बड़े ही बेरहम तरीके से उनके सामने, उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था और उनकी बहनों के साथ भी दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद वो इस संसार में जीवित नहीं रह पाई। उस चीज़ को लेकर बिल्किस बानो, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी लड़ाई, काफ़ी लोगों से लड़कर उन्होंने उन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में वो सक्षम रही थी। और आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार ने उन लोगों को, यानी 14 में से जो 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था, कन्विक्टेड जो क्रिमिनल्स थे, उन लोगों को जो आजीवन इम्प्रिजनमेंट का जो उन्हें पनिशमेंट दिया गया था कि आजीवन कारावास की जो पनिशमेंट उन्हें दी गई थी, उससे उन्हें मुक्त कर दिया गया। कि क्या रहा ये पूरा मामला, आखिर बिल्किस बानो केस क्या है, कब हुआ और क्या कुछ रहा इस घटना के पीछे। तो मैं बता दूं, 2002 में गुजरात दंगों में एक परिवार बिल्किस बानो का भी था जो इस पूरे दंगों का शिकार बना। बिल्किस बानो अपने बहनों के साथ और अपने बच्चे और पेट में पल रहे एक बच्चे के साथ वो जब भागने की प्रयास कर रही थी तो 14 पुरुषों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उनके आंखों के सामने उनके 3 साल के बच्चे को जिंदा मार दिया गया और साथ ही उनकी बहनों के साथ भी गैंग रेप किया गया। इसके साथ ही बिल्किस बानो, जो उस वक्त गर्भवती थी यानी प्रेग्नेंट अवस्था में थी, वो उनके साथ भी दुष्कर्म किया गया। सभी इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए थे कि सभी मरने की स्थिति में थे और जिसके बाद बिल्किस बानो ने अपने सभी परिवारजनों को उस वक्त वहां खो दिया। हालांकि बिल्किस बानो के जो पति थे उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं थे और बिल्किस बानो अभी बड़े ही दर्द से गुजर रही थी उस वक्त जब उनके साथ ये दुष्कर्म किया गया। उन आरोपियों को ये लगा कि सभी मर चुके हैं तो वो उस जगह से बाहर निकल आए, तो लेकिन बिल्किस बानो भगवान की कृपा से वो जीवित थी और उन्होंने आगे बढ़कर अपने इतने सारे लोगों के लाशों को अपने सामने देखकर उस वक्त उन पर क्या बीती होगी वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। और साथ ही उनके साथ वो खुद कितने दर्द में होंगे। जैसा मैंने कहा, वो खुद कुछ महीनों की प्रेग्नेंट थी और उनके साथ इस तरीके के 14 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया और ना ही केवल उनके साथ पर उनकी बहनों के साथ भी, और उनके बच्चे को उनके आंखों के सामने मार दिया गया था। इस पूरी घटना के बाद बिल्किस बानो जब अपने पति से किसी तरह से उनकी मुलाकात हुई अपने पति से, तो अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने उन आरोपियों को सजा दिलाने की ठान ली थी। वे आरोपी उनके गांव के ही थे, तो बिल्किस बानो उनको आइडेंटिफाई कर पाई थी बड़े ही अच्छी तरीके से। वे उन सभी को जानती थी। इस चीज़ को लेकर बिल्किस बानो ने काफ़ी हद तक लड़ाई की, काफ़ी लोगों के दरवाजे खटखटाए, कानून का दरवाज़ा बार बार खटखटाया। कभी कुछ कहकर इस केस को रफा दफा कर देने की कोशिश की जाती थी, कभी पॉलिटिकल एजेंडा सामने लाकर इस केस को बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन बिल्किस बानो डटी रही और उन्होंने काफ़ी मेहनत परिश्रम के बाद आखिरकार अपने आरोपियों को वो जेल पहुंचाने में सक्षम रही। बता दूं, हालांकि 14 में से 12 लोगों को पकड़ने में पुलिस सक्षम रही थी और उन 12 में से एक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कुल 11 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें ये सजा दी गई थी कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। बिल्किस बानो उसके बाद नई सिरे से अपना जीवन शुरू करने की वे कोशिश करने लगी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन इतने सालों बाद फिर एक बार ये केस सामने आया है और इस बार जो सामने आया वो ये है कि 15 अगस्त को हमारी सरकार द्वारा उन कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को 15 अगस्त के दिन आज़ाद कर दिया गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत हमारे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनके पास ये ताकत रहती है कि वो किसी भी आरोपी के सज़ा को कम या फिर समाप्त कर सकते हैं और उनके सज़ा का जो पीरियड है उसको कम कर उन्हें पहले ही आज़ाद कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऐसे एक राइट है, ऐसा एक राइट है जिसके बदौलत वो इस तरीके के गतिविधि कर सकते हैं।
तो आखिर 15 अगस्त को भी ऐसा क्यों किया गया? और मैं बता दूं कि ये जो राइट्स दिए गए हैं जैसे, तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे पावर केवल कुछ स्पेशल और कुछ अच्छे अवसरों पर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे देश का इस बार 75वां आज़ादी का महोत्सव हमने मनाया, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इसीलिए इस शुभ दिन में ही ऐसे काम किए गए और ऐसे इस राइट का, इस आर्टिकल का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके साथ ही ये भी इस आर्टिकल में लिखा गया है कि केवल महिलाओं को 60 वर्ष से ऊपर वाली महिलाएं और 60 वर्ष से ऊपर वाले जो ट्रांसजेंडर है उनके साथ इस तरीके के, और 60 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष है उनके लिए ये सारे नियम लागू होते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि ये लोग अब एक पर्टिकुलर एज लिमिट पे होते हैं, जिसके बाद उनके जो सारे गतिविधियों को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया जाता है कि अब आगे वो सरकार को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे, किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं कराएंगे। ये सब चीज़ें सोच विचार कर इन लोगों को तय किया गया है कि इनको हम ये इनके ऊपर हम ये राइट यूज़ कर सकते हैं और उनको हम आज़ाद कर सकते हैं। उनकी आज़ादी, उनका जो पनिशमेंट है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो इस बार गुजरात सरकार द्वारा हमने देखा कि किस तरीके से इन 11 कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को आज़ादी दिलाई गई है। तो आखिर बिल्किस बानो क्यों इतनी दुखी है और इस पावर का इस्तेमाल गलत हुआ है, इसको लेकर क्यों लोग क्रोधित है? तो मैं बता दूं कि इस आर्टिकल में एक पहलू ये भी बताया गया है कि इस पावर का इस्तेमाल, जैसा मैंने कहा, 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष, 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं और ट्रांसजेंडर को बचाने के लिए ही किया जा सकेगा। और इसके अलावा जो एक और पहलू जो सामने रखा गया है वो ये है कि किसी भी रेपिस्ट, किलर और मनी लॉन्ड्रर्स को हम इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यानी हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी प्रकार से किलर्स, मनी लॉन्ड्रर्स और रेपिस्ट को बचाया नहीं जा सकता। उनकी सजा को कम करने के लिए इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन सभी चीज़ों जो ये स्टेप लिया गया है, डिसीजन लिया गया है, बहुत ही सोच विचार कर लिया गया है। ये जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं इनकी गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखी गई थी और इनकी गतिविधियों में सुधार, इनके पर्सनालिटी में चेंज देखने के बाद ही ये पूरा डिसीजन लिया गया है। और ये जो पॉलिसी और ये जो पावर गिवन रूल है, आर्टिकल जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये पावर देती है सरकार को, इसको एक बार 2008 में भी इसे फिर से बनाया गया था, जिसमें कुछ न्यू एडिशंस किए गए थे। लेकिन क्योंकि ये घटना 2008 से पहले की है और तो फिर जो सरकार है उन्होंने इस पर एक लूप होल निकाला और 1992 का जो रूल बनाया गया था, जो 1992 में ये रूल था, जिसमें ये सारे नए पहलू नहीं थे, जिसके अंतर्गत हम इन लोगों को, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स फॉर रेप है, गैंग रेप एंड मर्डर है, इनको हम बरी नहीं कर सकते। ऐसा रूल जो है 2008 में बनाया गया था, लेकिन 1992 में जो बनाया गया था रूल, उसमें ऐसा था कि इन्हें हम नहीं बरी कर सकते। तो सरकार ने इस पूरे मामले में एक लूप होल निकाला है और कहा है क्योंकि ये घटना जो है 2008 से पहले की है, तो हम 2008 में जो रूल्स बनाए गए थे उसे फॉलो नहीं कर सकते। तो हम 1992 का जो रूल है उसे फॉलो कर रहे हैं और उस रूल के मुताबिक हम इन्हें अपना पावर इस्तेमाल कर आज़ाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे तरीके से हम देखें तो सरकार ने जो है एक तरीके से लूप होल निकाला है और इसे तोड़ मड़ोड़ कर एक तरीके से ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि जो हुआ है वो सही है। लेकिन अगर एक हम महिला के पर्सपेक्टिव से सोचें, जिसने इतने सालों तक संघर्ष किया है, अकेले डटकर अपने और अपने परिवारजनों के कातिलों को, उनके साथ जो बेरहम तरीके से उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके जो 3 साल के बच्चे को मारा गया था, इतना कुछ होने के बाद जो उन्होंने, बिल्किस बानो ने इतनी हिम्मत दिखाई है आगे बढ़कर, उन्होंने अपने 14 में से 11 जो क्रिमिनल्स थे, जो आरोपी थे, उन्हें प्रेजेंट किया, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उन्हें सजा दिलाने में वो कामयाब रही। इतना संघर्ष, अब अगर आज के दिन उन्हें बरी ही करना था तो इतना संघर्ष उनका व्यर्थ नहीं होता। कितना सही है, कितना गलत। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज़ को लेकर खराब कर दी, वो अपने परिवार को पूर्ण रूप से खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया। इसके बाद जो आरोपी है, अब वो अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करने के लिए भी उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। तो क्या ये सही है? क्या ये बिल्किस बानो के लिए एक नाइंसाफ़ी नहीं? जो भी हुआ है वो हमारे आंखों के सामने है। अगर एक महिला की, सिर्फ एक महिला की पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो उस महिला के लिए इतना संघर्ष जो उसने किया, इतना कुछ जो उसने खोया था, उन आरोपियों को सजा मिलने से कुछ हद तक उनका दुख या दर्द कम हुआ होगा, लेकिन अब फिर से वो सारे जख्म हरे हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा, अगर आरोपियों को इसी तरीके से बरी किया जाएगा तो कानून कहाँ बचता है, तो न्याय कहाँ बचता है? तो महिलाएं कानून का सहारा ले भी तो कैसे, जब उन्हें ये डर भी सताता रहेगा कि हो सकता है कभी इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। तो वो डर, वो झिझक महिलाओं में फिर से उत्पन्न हो सकती है।
पहले जो महिलाएं इन विषयों को लेकर खुलकर सामने नहीं आती है, कहीं ना कहीं अब उन्होंने आगे आकर बोलना शुरू किया है। तो ऐसे में अगर हम ऐसी घटनाएं देखेंगे जिसमें छोटे मोटे आरोप नहीं, इतना बड़ी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को अगर बरी कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है, उन्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका दिया जाता है, तो ये हम सोच ही सकते हैं कि ये अपने आप में कितना दुखी है और अपने आप में कितना सैडनिंग है। That's all for now. Keep watching the Story Patch.